गुड मॉर्निंग बच्चों, तेजस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हमें पता है कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से शिद्दतपूर्वक कर रहे होंगे। आज मैंने आपके लिए चैप्टर सेकंड का पार्ट थर्ड लेकर के आई हूँ। मैं चैप्टर सेकंड का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कंप्लीट अच्छे से नहीं समझ में आएगा तब तक आप थर्ड नहीं समझ पाओगे। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको पार्ट थर्ड जो है ये अच्छे तरीके से समझ में आए और यहाँ से आपका जो होता है एक या तो 2 नंबर का प्रश्न इस पार्ट से आपका हर कीमत पर पूछेगा, इसलिए आप इसे ईमानदारी पूर्वक पढ़ो। तो चलिए बिना लेट किए हम अपने क्लास को क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग यही पढ़ेंगे कि अम्ल, क्षार और लवण जो है इसमें कुछ चीज़ें हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था अम्ल के बारे में पूरे तरीके से, पार्ट सेकंड में पढ़ा था क्षार के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पीएच मान क्या होता है, उसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है और हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता क्या होता है। तो इस प्रकार की जो टॉपिक है आज हम उसे पढ़ेंगे। तो आइए मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक शानदार मोटिवेशनल कोट लेकर के आई हूँ, आप इसे ज़रूर देखिए। कहा गया है बेटा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन हर दिन की मेहनत एक दिन सफलता ज़रूर दिलाती है। इसलिए आप याद रखो कि आप एक दिन में सफल नहीं हो पाओगे, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, प्रयास करोगे, निरंतर कोशिश करोगे तो आप सफल ज़रूर हो जाओगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है बेटा, हम पढ़ेंगे आज क्या क्या हमें पढ़ना है। पीएच की परिभाषा, जैसे कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले बता दिया है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। पीएच स्केल, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है, सूचक की परिभाषा, सूचक क्या है और सूचक के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं। आज हम इन सारे टॉपिक को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आप अपने हाथ में कॉपी और पेन ले करके ज़रूर बैठिए। तो आइए हम अपने क्लास को क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपसे पूछ लेता है बेटा, क्या पूछता है कि पीएच की खोज किसने की है। आपसे 1 नंबर का प्रश्न ये पूछेगा और ये प्रश्न जो आपका होगा बहुविकल्पी प्रश्न होगा। तो पीएच की खोज किसने की है बेटा, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच की खोज की है। अब खोज तो हो गया, अब हमसे दूसरा प्रश्न पूछेगा। क्या पूछ सकता है, पीएच का फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो यही है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये आपसे फुल फॉर्म पूछता है, इसलिए आपको पीएच का फुल फॉर्म ज़रूर पता होना चाहिए। अब आती है बात कि इसकी डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन भी आपसे पूछता है। तो यही है हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर सांद्रण में ऋणात्मक लघु गणक को ही हम क्या कहते हैं बेटा, पीएच कहते हैं। तो यही बताया गया है, हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणक को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। या फिर इसका दूसरा परिभाषा है, दूसरा परिभाषा क्या है, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं बेटा, व्युत्क्रम को ही हम कहते हैं पीएच कहते हैं। अब इसका आपसे फार्मूला पूछता है तो आप ये डिफिनीशन लर्न तो करोगे ही, और ये दोनों क्या है, फार्मूला है, इसे भी आपको लर्न करना पड़ेगा। तो यही है पीएच, आप यहाँ पर पढ़े हो, हाइड्रोजन आयन यहाँ दिया है और क्या है, मोल प्रति लीटर
जहाँ भी ऐसी बात होगी सांद्रण के ऋणात्मक यहाँ दिया है, यही है ऋणात्मक हो गया। और लघु गणक क्या है, इसका बेस लिया गया है log 10, इसी को हम क्या कहते हैं, pH कहते हैं। तो ये एक आपका फार्मूला हो गया है। और दूसरा फार्मूला में आप यहाँ से देख सकते हो, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में लघु गणक को हम क्या कहते हैं, pH कहते हैं। तो यही क्या है, सांद्रण में व्युत्क्रम इसका है और इसी को हम क्या कहेंगे, लघु गणक कहेंगे। तो आप यहाँ ये बात इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इस टॉपिक को आप ज़रूर लर्न करोगे, बहुत अच्छे तरीके से करोगे। समझ में आ रहा है? ओके, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते हुए आप चलो, बिल्कुल मस्ती के साथ आप पढ़ो, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन आप ज़रूर पढ़ो। आप खरगोश मत बनो, आप कछुआ बनो। कछुआ की जो रेस होती है वो स्लो होती है, लेकिन क्या करता, वो निरंतर बढ़ता रहता है। तो आपको उसी भांति पढ़ना है, आप धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे बढ़ोगे। अब यहाँ पर बेटा हमसे ये टॉपिक पूछता है, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि pH स्केल क्या होता है। आपको पता है कि जो pH स्केल होता है ये 0 से 14 तक होता है। कितना होता है बेटा, 0 से लेकर के 14 तक होता है। और आगे क्या होता है कि इसी में इसका मान 3 होता है, एक अम्लीय होता है, एक क्षारीय होता है, एक क्या होता है, उदासीन होता है। तो आप किचन में जाते हो, किचन में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। कभी संतरा मिल जाता है, कभी नींबू मिल जाता है, कभी अचार खटाई मिल जाता है, कभी इमली मिल जाता है, इत्यादि चीज़ें। जितनी भी खाने पीने वाली चीज़ है, अगर आप टेस्ट करते हो, वो टेस्ट में कैसा आए बेटा, खट्टा लगे, तो वो क्या होगा, अम्लीय pH, उसका मान कितना होगा, 7 से कम होगा। और यदि वो क्या है, 7 से अधिक उसका मान है, तो क्या होगा बेटा, वो क्षारीय pH होगा। उसका विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। और यदि pH का मान कितना दे दे, 7 दे दे, तो क्या होगा बेटा, वो उदासीन होगा। आपसे पूछता है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, ये प्रश्न बहुविकल्पी में पूछता है, MCQ में। तो आप इसे नोट कर लो कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। और ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, इसलिए आपको याद करना है कि यदि विलयन का pH मान 7 से कम हुआ तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। और 7 से अधिक हुआ तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। और 7 हुआ तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। तो आइए इसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं और देखते हैं कि किसका pH मान कितना होता है। और pH मान के आधार पर आप बताओगे कि ये कैसा है, अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। आप देख रहे हो, ये जो बैटरी है, बैटरी का pH मान कितना होता है बेटा, 0। अगर 0 है तो आप क्या बताओगे, ये कैसा है, अम्लीय है। बोला गया है कि 0 से 7 के बीच में जितना भी मान आएगा सब क्या होगा, अम्लीय। और नींबू आप खाए हो, खट्टा होता है स्वाद में, इसका pH मान कितना होता है, 2 होता है। तो ये भी क्या है, अम्लीय है। जितना कम होगा वो उतना प्रबल होगा, और जितना अधिक होगा उतना थोड़ा थोड़ा क्या होगा, दुर्बल होता चला जाएगा। अब सिरका भी आप देखते हो, ये भी खट्टा होता है, तो इसका pH मान 3 है, ये भी अम्लीय है। टमाटर का pH मान 4 होता है। और कॉफ़ी का pH मान 5 है। दूध का pH मान कितना है बेटा, 6 है। और लास्ट में आता है हमारा, यही मेन है, शुद्ध जल है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। तो 7 ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, ये कैसा है, उदासीन है। इसलिए याद कर लो कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। और इसका विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। अब आता है अंडे का सफ़ेद भाग, ये कैसा होता है बेटा, थोड़ा थोड़ा क्षारीय होता है। क्षारीय में ही ये आएगा, इसका pH मान 8 होता है, लेकिन अभी ये दुर्बल है। जितना आप आगे बढ़ते जाओगे उतना ही ये क्या होगा, क्षारीयता, प्रबलता दिखाती जाएगी।
साबुन का घोल कितना होता है, 9 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 9 होता है। कभी कभी आप देखे हो कि आपके शर्ट में कहीं से भी हल्दी लग जाती है और मम्मी लोग क्या करती हैं, जब उसे साबुन से या फिर निरमा से धुलती हैं तो वो किस कलर में परिवर्तित हो जाता है, पीला रहता है, वो रेड बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्षार है। जो साबुन होता है वो क्षार होता है, जब हल्दी से क्रिया कर लेता है तो वो अपना रंग बदल देता है और कैसा कर देता है, लाल कलर में कर देता है, वो परिवर्तित कर देता है। बेकिंग सोडा, इसका पीएच मान कितना है, 10। ये भी क्या है, क्षारीय है। अमोनिया घोल, इसका पीएच मान 11 होता है, ये भी क्या है, क्षारीय है। ब्लीच, आप जानते हो ब्लीच का पीएच मान 13 है। और ओवन क्लीनर, इसका पीएच मान कितना होता है बेटा, 14 होता है। तो अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय और 7 होगा तो उदासीन। अगर समझ में आया है तो थंबनेल में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। लाइक और सब्सक्राइब करते हुए आप आगे बढ़ोगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गई है बेटा, परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब तक आप पढ़े हो पीएच की परिभाषा और किसका पीएच मान कितना होता है, वहाँ से आपका 1 नंबर का प्रश्न बनता है। लेकिन ये जो प्रश्न होता है आपसे 2 नंबर या 3 नंबर आपको यहाँ से दिलाता है। सबसे पहले आपसे प्रश्न कैसे बनता है कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। अगर आपसे ऐसी बात पूछता है तो आप 3 या 4 अपना पॉइंट डाल करके कोई भी लिख सकते हो। लेकिन जब आपको क्या कर देगा, बांध देगा कि हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या कार्य होता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, पाचन तंत्र के बारे में बताना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या कार्य होता है। आपको पता है बेटा कि हमारे अमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका फार्मूला होता है HCl। और इसका पीएच मान कितना होता है बेटा, 1.5 से लेकर के 3.5 तक। और आपको अभी को बताया गया है कि जिसका भी पीएच मान 7 से कम होगा, 0 से 7 के बीच होगा, वो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारे अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है उसका पीएच मान 1.5 से लेकर के 3.5 के बीच में होता है। और ये क्या करता है बेटा, ऐसा नहीं कि हमारे पेट में ये पाया जाता है तो ये हमें नुकसान पहुंचाता, नहीं, बहुत फ़ायदेमंद है। ये क्या करता है, हमारे भोजन को पचाने में सबसे पहले मदद करता है। और किसी भी कारण से यदि हानिकारक बैक्टीरिया पेट में प्रवेश कर गया है, शरीर में प्रवेश कर गया है, तो उसे क्या करता है, जला करके ख़त्म कर देता है, जिससे हम क्या हो, रोगाणुओं से बच जाएं, हमें कोई बीमारी ना हो पाए। और क्या करता है, अधिक अम्लीयता होने पर पेट में जलन और अपच की समस्या भी हो सकती है। यदि इसी पीएच का मान जो है 1.5 से 3.5 के बीच के अतिरिक्त यदि 1 बढ़ गया तो वो अधिक अम्लीय हो जाएगी। इस स्थिति में क्या होगा कि हमारे पेट में अपच की समस्या होगी, गैस बनेगा और क्या होगा, और अम्लता बढ़ जाएगी, जिसके वजह से पेट में जलन भी होगा। तो पीएच इसी के बीच में होना चाहिए। अब ये हमारा क्या हो गया है, हमारा कंप्लीट हो गया है कि हमारे पाचन तंत्र में पीएच का कार्य क्या है। आपको समझ में आ गया है कि जो पीएच होता है हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। ये हमारे अंदर जो भी किसी कारण से बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर गई होती है उसे क्या करता है, नष्ट करने में मदद करता है, जिससे हम अपने कार्य को अच्छे से सुचारू रूप से कर सकते हैं। अब बेटा देखो दूसरा आता है, दूसरे में क्या होगा, पीएच परिवर्तन के कारण क्या होता है, दंत क्षय। आप देखते हो ना, कुछ ऐसे व्यक्ति आपको मिले होते हैं जिनका कम उम्र में ही क्या होता है, दांत सड़ जाता है या फिर दांत झड़ जाता है या तो पायरिया हो जाता है। उसका भी कारण क्या है, पीएच का ही कारण है। दांत जो मुंह होता है, भोजन करने के बाद मुंह में पीएच का मान कितना होना चाहिए, 5.5 से क्या होना चाहिए,
कम हो जाता है अगर, तो उससे क्या होता है, दांतों के इनेमल परत क्या होता है, घुलने लगती है। कहने का मतलब ये है बेटा यहाँ पर कि हमारा जो दांत है उसका पीएच मान 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। यदि कम होगा तो इनेमल में क्या होगी, सड़न पैदा हो जाएगी और मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया जो होगा वो क्या करेगा, भोजन के कणों पर अम्ल बनाते हैं, जिससे दांतों में कैविटी मतलब कि दंत क्षय होने लगेगा। ये बैक्टीरिया जो है दांत के ऊपर आ जाएगा और दांत को क्या करने लगेगा, नष्ट करने लगेगा। और एक बार जहाँ भी थोड़ा सा भी सड़न होगा वो पूरे एरिया को कवर कर लेगा और सबको सड़ाना शुरू कर देगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि दांत भी क्या होगा, झड़ जाएगा। फिर आगे क्या होता है, इसलिए हमें क्या क्या करना चाहिए बेटा, नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए। सुबह में भी एक बार करो और शाम को। कहने का मतलब जब भी आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, जिससे हमारे मुंह में जो भी भोजन के कण फंसे हुए हों वो निकल जाए। अगर निकल जाएंगे तो बैक्टीरिया जो होगा वो उत्पन्न नहीं होगा और हमारा दांत सड़ने से बच जाएगा। तो यही बताया गया है कि नियमित ब्रश करना चाहिए और मीठे व अम्लीय भोजन की मात्रा कम कर देना चाहिए, जिससे दांतों को क्या होगा, स्वस्थ रखने में मदद करेगा। तो आप नियमित ब्रश करते रहो और ज़्यादा मीठा सामान खाने से क्या हो बेटा, बचो, क्योंकि अगर खाते रहोगे तो दांत सड़ जाएगा। एक वक्त के बाद हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे। अब तीसरा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछता है। क्या पूछता है बेटा कि पौधों और पशुओं के पीएच के प्रति संवेदनशीलता। जिस प्रकार से पीएच का हमारे पेट में महत्व है और क्या है, दांतों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से बेटा क्या है कि पौधों और पशुओं के लिए भी पीएच का क्या है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। तो आइए हम इसे देखते हैं। बेटा आप जानते हो जो मिट्टी होता है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए। अच्छी मिट्टी के लिए 6.5 से लेकर के 7.5 पीएच के बीच में होना चाहिए। यदि मिट्टी का पीएच मान क्या हो जाएगा, अधिक अम्लीय हो जाएगा या तो अधिक क्षारीय हो जाएगा। ना तो अधिक अम्लीय होना चाहिए और ना ही अधिक क्षारीय होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच में ही होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, मान लो या तो अधिक अम्लीय हो गया या फिर अधिक क्षारीय हो गया, तो जो पौधा होगा उसकी क्या हो जाएगी बेटा, उसकी वृद्धि रुक जाएगी और पौधा धीरे धीरे सूख करके ख़त्म हो जाएगा। तो हर एक जगह पर क्या है, पीएच का बहुत अधिक महत्व है। अब क्या होता है बेटा, अम्लीय वर्षा जो होता है, आप देखते हो, आप सुने भी हो, आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा क्या है। तो अम्लीय वर्षा में पौधों जो होते हैं उसमें क्या है, जलीय जीवों और पशुओं को भी क्या होता है, नुकसान पहुंचाता है। इसमें क्या होता है, पीएच की मात्रा जो होती है बहुत अधिक मतलब कम हो जाती है, तो अम्लीयता अधिक हो जाती है। इसलिए ये भी क्या होता है, पौधों के लिए और पशुओं के लिए हानिकारक होता है। मछलियों और अन्य जीवों के लिए भी पीएच में परिवर्तन से उनके प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। यदि अधिक हो जाएगी तो भी हानिकारक है और कम हो जाएगी उनके लिए तो भी हानिकारक है, क्योंकि दोनों स्थिति में वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे और धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ से आपका ये टॉपिक आपसे पूछेगा पीएच क्या है। अब तक आप पढ़े हो पीएच क्या है, पीएच स्केल क्या है और पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है। इतनी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को बहुत गहराई से समझाया है। अब हम बेटा इसी तरह से एक और भी करेंगे, सूचक क्या होता है, इंडिकेटर। व्हाट इज़ इंडिकेटर, ये इंडिकेटर क्या है बेटा। आप लोग ट्रेवल किए होंगे या फिर देखे होंगे कि जो लोग बाइक चलाते हैं या फिर 4 व्हीलर चलाते हैं, कोई भी चीज़ चलाते हैं, तो वो उनको जिस साइड मुड़ना पड़ता है वो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, इंडिकेटर देते हैं। तो उसी तरह से ये क्या है, सूचक है। सूचक का काम क्या होता है बेटा,
सूचक जो होता है इसका काम होता है कि वे पदार्थ जो अम्लीय या क्षारीय विलयन की पहचान उसके रंग या गंध में परिवर्तन के द्वारा करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम सूचक कहते हैं। या तो उनके रंग में परिवर्तन करेगा या फिर गंध में परिवर्तन करेगा, तो वही क्या होगा, सूचक होगा। और जो सूचक होता है उसका अम्लीय विलयन में अलग रंग देता है और क्षारीय विलयन में क्या होता है, अलग रंग देता है। कहने का मतलब वो रंग में क्या करता है, परिवर्तन को दर्शाता है। यही हमारा क्या है, सूचक है। यही हमारा क्या है, इंडिकेटर है। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है, इन्हीं एग्जाम्पल के माध्यम से आपसे पूछा जाता है और यहाँ से भी बहुविकल्पी प्रश्न बनते ही बनते हैं हर कीमत पर। आज का जो टॉपिक है आपको 2-3 नंबर दे करके ज़रूर जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। आप देखते हो लिटमस पेपर, नाम सुने होंगे, ब्लू कलर का होता है। तो क्या होता है, जब मिलाया जाता है अम्लीय विलयन में रेड हो जाता है, ऐसे होता है। तो इसके बारे में अभी आपको बताया जाएगा कि लिटमस पेपर क्या होता है। अब जब उसका अम्लीय विलयन के साथ क्रिया कराते हैं तब रंग में क्या परिवर्तन करता है, और क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करता है तब कौन सा रंग बनाता है। हल्दी के बारे में अभी को बेटा मैं एग्जाम्पल आपको बताई हूँ, एग्जाम्पल दे करके। जब हल्दी जो होता है वो क्षार के साथ क्रिया करता है, साबुन के साथ क्रिया करता है, तो वो अपने रंग को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। वो लाल रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब ये क्या है, गुड़हल का फूल है, इसको हम बोलते हैं चाइना रोज। चाइना रोज के नाम से प्रसिद्ध है, इसका भी काम होता है। और क्या है, लाल पत्ता गोभी है, रेड कैबेज है। ये भी बताता है कि किस प्रकार से पीएच में ये जो सूचक है किस प्रकार से ये बताएगा, अम्ल के साथ कैसा बताएगा, रंग देगा, और क्षार के साथ कैसा रंग देगा। तो अभी हम आगे देखेंगे। ये क्या है, फिनोल्फेथलीन, इससे तो आपसे हमेशा पूछता है। और ये क्या है, मेथिल ऑरेंज, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है। तो मेथिल ऑरेंज को आप दिमाग में रखोगे, फिनोल्फेथलीन को हल्दी और लिटमस, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए हम इसे देखते हैं। सूचक क्या है, इसका अम्लीय विलयन में रंग कैसा होता है और क्षारीय विलयन में कैसा रंग होता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो सूचक होता है वो बेटा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो जो सूचक होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा, 3 प्रकार का होता है। तो हम देखेंगे कौन कौन सा प्रकार। सबसे पहला जो है वो प्राकृतिक सूचक जो है, नेचुरल इंडिकेटर। ये कौन सा होता है, ये ऐसे सूचक होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ये आर्टिफिशियल नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। जैसे लिटमस पेपर आप देख पा रहे हो, हल्दी देख पा रहे हो, गुड़हल का फूल, लाल पत्ता गोभी, ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक है। अब आइए इसका देखते हैं कि अम्लीय विलयन के साथ क्रिया करने पर कौन सा रंग देता है और क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करने पर ये कौन से रंग में परिवर्तित होता है। तो यदि लिटमस पेपर को हम क्या करेंगे, अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, तो नीला लिटमस पेपर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। यदि लिटमस क्या हो, अम्ल के साथ क्रिया करेगा, तो नीला लिटमस पेपर किस में परिवर्तित हो जाएगा, लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित हो जाएगा। और क्षार के साथ जब क्रिया करेगा तो लाल लिटमस पेपर किस में हो जाएगा, नीला में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि अम्ल के साथ लिटमस क्रिया किया है तब कौन सा रंग दिया, और क्षार के साथ क्रिया किया है तो कौन सा रंग दिया। अब हल्दी, अगर इसको अम्ल के साथ आप क्रिया कराते हो, एक बार आप इसका प्रयोग खुद से कर सकते हो और करने की कोशिश ज़रूर करना। यदि हल्दी को अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो कोई रंग नहीं देगा, अर्थात हल्दी पीले कलर की होती है, वो पीला ही रहेगा। और जब हल्दी को क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तब क्या हो जाएगा, अभी को मैं बताई हूँ कि रेड कलर में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही है, लाल भूरा रंग हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। अपने शर्ट वोट में जो भी पहने रहना, हल्दी लगा लेना, उसको जा कर के साबुन से धुल देना, तो देखो उसका रंग कैसे होता है।
किस रंग में वो चेंज हो जाता है, तो आप यहाँ से पता लगा लोगे। अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं करेगा, मतलब कि पीला होता है तो पीला ही रहेगा, और क्षार के साथ कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, मतलब लाल रंग में, कुछ डार्क लाल रंग में वो परिवर्तित हो जाएगा। अब गुड़हल का फूल, आप इसका भी प्रयोग कर लेना। अम्ल के साथ जब इसका क्रिया कराओगे तो ये हल्का लाल हो जाएगा, कहने का मतलब गुलाबी रंग हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। और क्षार के साथ जब हम गुड़हल के फूल का क्रिया कराएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। अब ये क्या आता है, लाल पत्ता गोभी। आप देखे हो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या प्रयोग किए हैं, हरे कलर का जो पत्ता गोभी होता है उसका यूज किए हैं। तो बेटा आप जान जाओ कि ये लाल पत्ता गोभी भी होता है, अलग अलग देशों में पाया जाता है, हो सकता है यहाँ पर उपस्थित ना हो लेकिन होता है। जब इसका अम्ल के साथ हम क्रिया कराते हैं तो ये क्या होता है, गुलाबी या लाल रंग का होता है, या तो पिंक कलर का रहेगा या फिर रेड कलर का, दोनों में से कोई भी हो जाएगा। और क्षार के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, हरा होगा या फिर हरा नीला रंग दे देगा। तो ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुविकल्पी में आपसे प्रश्न जरूर पूछेगा। पहला हमारा हो गया है प्राकृतिक सूचक। 3 प्रकार के सूचक होते हैं, अभी को मैंने आपको बताया है कि प्राकृतिक सूचक होते हैं, कृत्रिम सूचक होते हैं, और तीसरा क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, मतलब घ्राण सूचक। इसको हम सूंघ करके पता लगाएंगे कि इसमें कैसा कैसा परिवर्तन हो रहा है, क्या चेंजिंग हो रही है। तो हम लोगों ने अभी को नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ लिया है, अब चलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में हम क्या करेंगे बेटा, पढ़ेंगे। दूसरा हमारा क्या है, कृत्रिम सूचक। कृत्रिम का मतलब क्या होता है बेटा, आर्टिफिशियल, जो प्रकृति के द्वारा नहीं प्राप्त है, जिसे मनुष्य ने बनाया है वही क्या है, कृत्रिम सूचक है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। तो यहाँ आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दोनों हैं, आप इसे ज़रूर लर्न करोगे, नोट कर लो तुरंत। फिनोल्फेथलीन, जब इसका अम्ल के साथ हम क्रिया कराते हैं तो रंगहीन रहता है, कलरलेस, कोई रंग नहीं रहता है, ये रंगहीन ही रहता है। और जब इसका क्षार के साथ क्रिया कराते हैं बेटा तो ये किस कलर का हो जाता है, पिंक कलर का। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि जब फिनोल्फेथलीन को अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है तब कौन सा कलर देता है, क्षार के साथ क्रिया करके कौन सा कलर देता है। या फिर प्रश्न को इस प्रकार से बना लेता है कि फिनोल्फेथलीन का अम्लीय विलयन तथा क्षारीय विलयन में रंग होता है। अब आपको पता लगाना है, अम्लीय विलयन में अभी को बताया गया है कि रंगहीन होता है, और क्षारीय विलयन में क्या होता है, गुलाबी होता है, पिंक कलर का। अब इसी तरह से आता है मेथाइल ऑरेंज, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज का जब अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है तब बेटा कौन सा रंग देता है, रेड कलर में ये चेंज हो जाता है, और क्षार के साथ जब ये क्रिया करता है तो पीले कलर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, इसलिए दोनों पॉइंट को आप क्या करोगे, बहुत अच्छे से लर्न करोगे और देखोगे। अब हम चलते हैं तीसरे में। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया है किसके साथ क्रिया कराएंगे तब क्या होगा, और दूसरा भी हम लोगों ने पढ़ लिया कृत्रिम वाला। अब ये तीसरा आता है, तीसरा और यही आपका क्या होगा बेटा, लास्ट होगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। मतलब कि हम किसी भी सूचक को सूंघ करके कैसे पता लगाएंगे कि उसका अम्लीय विलयन के साथ क्या क्रिया कर रहा है और क्षारीय विलयन के साथ क्या क्रिया कर रहा है। तो आप लोग देखे हो प्याज सबके यहाँ उपस्थित रहता है, जब प्याज का अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है तो कोई गंध नहीं आता है, प्याज जैसे रहता है पहले वैसा ही रहता है। और जब क्षार के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या होता है बेटा, उसमें गंध आता है। ठीक, तो आप समझ गए कि अम्लीय विलयन के साथ प्याज का कोई गंध नहीं आएगा और क्षारीय विलयन के साथ गंध आएगा। तीसरा क्या है, वेनिला है। ये क्या होता है, एक प्रकार का फूल होता है,
ये भी आपसे पूछता है यहाँ भी। जब इसका अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है तो कोई गंध नहीं आता, और क्षार के साथ में क्या होता है, गंध आता है। तो आप समझ लोगे। फिर तीसरा क्या है, लौंग का तेल। आपको पता है लौंग के तेल का स्मेल कैसा होता है। यदि अम्ल के साथ क्रिया कराओगे तो कोई गंध नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और क्षार के साथ जब आप क्रिया कराओगे तो जैसे लौंग की गंध होती, जो स्मेल होती है, वो वैसा ही देगा। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और यहाँ से आपका प्रश्न हर बार पूछा है। इस टॉपिक से, आज के टॉपिक से आपको कम से कम 2 से 3 नंबर हर कीमत पर मिलेगा। और कल का टॉपिक आप देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कल मैं आपके लिए महा मैराथन लेकर आ रही हूँ, और वो क्लास आपको 4 नंबर हर कीमत पर दिला कर जाएगी। तो बेटा, आपका एक छोटा सा सहयोग हमें आगे बढ़ने में क्या करता है, ऊर्जा देता है और वृद्धि देता है। और कल लाइव क्लास चलेगा, इसलिए आप जुड़ना ना भूलिएगा। आप हमसे जुड़े रहिएगा। 2 से 4 बजे आपका लाइव क्लास होगा, इसलिए आप अधिक से अधिक मात्रा में आइएगा और उस क्लास का लाभ उठाइएगा। उसमें आपको वहाँ जो टॉपिक जितना भी पढ़ाया जाएगा, कम से कम पूरे टॉपिक से आपको 4 नंबर मिलेगा, हर कीमत पर मिलेगा। इसलिए आप जुड़ना ना भूलिएगा। धन्यवाद।